वेलकम बैक टू माय फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। बार्सिलोना ने अपना पहला चैंपियंस लीग का गेम 5-0 के साथ जीत लिया। बहुत इंपॉर्टेंट विन थी ये, क्योंकि आप पिछला गेम मोनाको के अगेंस्ट हारे हुए थे। ला लीगा में लास्ट गेम आप ओसासुना के अगेंस्ट हारे हुए थे। एक मोराल बूस्टर था और टू बी वेरी ऑनेस्ट एक्सपेक्टेड यही था कि बार्सिलोना ये गेम बड़े मार्जिन के साथ जीतेगी और जीतना भी चाहिए था, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब ग्रुप स्टेज खत्म होगी तो ये जो 4-5 गोल आपने मारे हुए हैं ये बहुत ही काउंट करेंगे। स्पेशली टॉप 8 के लिए जब फाइट होगी तो आपको ये गोल्स जो है ना बहुत ज़्यादा याद आएंगे उस टाइम के ऊपर। क्योंकि दूसरी गेम्स भी अगर आप उठाकर देखें तो डॉर्टमंड ने भी 7 गोल मार दिए और सिटी भी जो है वो 4-5 गोल मारकर हर मैच में बड़े आराम से निकल जाती है। तो ये गोल्स जो आपने मारे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे इस गेम में। जो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ मुझे लगी है ना वो ये चीज़ लगी है कि हैंसी फ्लिक ना लर्निंग कर रहे हैं। ये चीज़ बहुत अच्छी लगी है मुझे। देखो, मैंने पिछली वीडियो में भी एक बात कही थी और ओसासुना के गेम में भी एक चीज़ मैंने कही थी जब मैंने उसका रिव्यू किया था कि कहीं ना कहीं हैंसी फ्लिक ने मिस कैलकुलेट कर दिया था जो रोटेशन हुई थी ना। क्योंकि जब हमने पहले 7 गोल मारे, 5 गोल मारे, 4 गोल मारे थे ला लीगा में, तो वहां पर हैंसी फ्लिक को रोटेशन कर देनी चाहिए थी, सब्स्टिट्यूट कर देने चाहिए थे लामिन यमाल को, रफीनिया को, अपने मेन प्लेयर्स को, ताकि आपको उस समय की गेम में इतनी ज़्यादा रोटेशन ना करनी पड़ती। आज की गेम में जब हमने 4-5 गोल स्कोर कर दिए तो वहां पर हमने देखा कि हमने अपने मेन प्लेयर्स को सब्स्टिट्यूट करना शुरू कर दिया। लामिन यमाल हो, लेवेंडोस्की हो, तो हमने इन प्लेयर्स को बाहर बुलाना शुरू कर दिया ताकि उनको रेस्ट मिल जाए। कुबारसी को हमने बाहर बुला लिया। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। इसका मतलब ये है कि लर्निंग हुई है। ओसासुना से पहले जो मिसकैलकुलेशंस हुई थी रोटेशन के हवाले से, सब्स्टिट्यूशन के हवाले से, वो चीज़ लर्न की है हैंसी फ्लिक ने। और जब आज हम कंफर्टेबल हो गए थे गेम पर, 3-4 गोल हमने स्कोर कर दिए थे, तो वहां पर हैंसी फ्लिक ने क्या किया, अपने मेन प्लेयर्स को सब्स्टिट्यूट करना शुरू कर दिया ताकि उनको रेस्ट भी मिल जाए। और फिर आपको पता है कि जब आप 4-5 गोल से जीत रहे होते हो ना तो जो दूसरी टीम होती है वो डेस्परेशन में आके आपके मेन प्लेयर्स को मारना शुरू कर देती है, फाउल करना शुरू कर देती है, तो वहां पर प्लेयर्स को इंजर्ड होने के चांसेस होते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा साइन देखने में आया कि मुझे नजर आया कि फ्लिक ने जो है वो लर्निंग की है। और हम ओसासुना की गेम से पहले ये बोल रहे थे कि लामीन यमाल को रेस्ट कराओ, रफीनिया को रेस्ट कराओ, इनको सारी गेम्स मिल रही है ये वो। जब उनको रेस्ट कराया तो एक डिजास्टर हमें देखने को मिला। और अब मेरे ख्याल से गेम को बड़े अच्छे तरीके के साथ मैनेज किया गया। ये एक बहुत अच्छी चीज़ जो है वो देखने को मिली। टेक्निकली टैक्टिकली देखा जाए तो बार्सिलोना बहुत ही कंफर्टेबल थी। यंग बॉयज सिर्फ एक आउटिंग के लिए आए थे, एक आउटिंग थी उनके लिए कि वो बार्सिलोना में आकर उन्होंने जो है एक गेम खेली, अदरवाइज उन्होंने कुछ खास किया नहीं। पिछला गेम या एस्टोन विला के अगेंस्ट उनका 3-0 से वो हारे थे, तो कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम थी नहीं। लेकिन आपके लिए इम्पोर्टेंट था ये गेम, कॉन्फिडेंस बूस्टर था, स्पेशली ओसासुना और मोनाको के बाद। और अच्छी बात ये थी कि आपने बड़े मार्जिन से ये गेम जीता। अब मैं अगर लाइनअप की बात करता हूं तो लाइनअप के अंदर बेसिकली आपकी स्ट्रॉन्ग लाइनअप खेली थी। थोड़ा सा मैं सरप्राइज हुआ था फरहान टोरेस को देखकर। उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन आप अगर देखो तो मिडफील्ड के हो या पोजेशन वाइज हो तो गेम जो है वो बार्सिलोना ने पूरी तरह से डोमिनेट किया। अब प्लेयर बाय प्लेयर अगर मैं डिस्कशन करता हूं तो इनाकी पीनिया को इस गेम में ज़्यादा जज किया नहीं जा सकता, क्योंकि यंग बॉयज ने कुछ ज़्यादा किया नहीं था इस गेम में। इनिगो मार्टिनेस आपका बेस्ट प्लेयर है। इस गेम में भी उसने हेडर मार के गोल स्कोर किया। डिफेंस में भाई कमाल का परफॉर्मर है। और कुबारसी के साथ जो उनकी पेयरिंग बनी हुई है, कुबारसी के साथ जो उनका एक कम्बिनेशन बन गया है वो कमाल का कम्बिनेशन है। आप इस सीज़न में क्रिस्टनसन के बगैर खेल रहे हो, आप इस सीज़न में अरोहो के बगैर खेल रहे हो, और हम लोग यही समझ रहे थे कि हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करेंगे डिफेंस में, लेकिन इनिगो मार्टिनेस आपके लिए मल्दीनी बन के सामने आए हैं। इतनी अच्छी परफॉर्मेंस वो दे रहे हैं। और उनके साथ जब कुबारसी खेल रहे होते हैं तो वो भी शाइन करते हैं। हमने पिछले गेम में देखा था डोमिंगेस जब आए थे तो कुबारसी भी एक्सपोज होना शुरू हो गए थे। तो एक पेयरिंग जो होती है ना वो सेंटर बैक्स में वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, दोनों एक दूसरे को लेकर साथ चलते हैं। और बल्दे की अगर मैं बात करता हूँ तो बल्दे यार वो बहुत अच्छे थे गेम में। उनका फाइनल थर्ड के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम है डिसीजन मेकिंग का, फाइनल पास का, अदरवाइज वो उनकी रिकवरी पेस बहुत अच्छी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। कुंदे की मैं क्या ही बात करूं, कुंदे जब से राइट बैक की पोजीशन में आए हैं मेरे ख्याल से इस सीजन में तो उन्होंने कोई भी गेम जो है वो बुरी नहीं खेली, बहुत अच्छी गेम रही है उनकी। और मिडफील्ड की अगर बात करें तो
कसाडो ने स्टार्ट किया, उसके बाद पेड्री ने स्टार्ट किया और रफीनिया थे, ये इनकी मिडफील्ड थी। पैब्लो तोरे की जगह आज रफीनिया खेल रहे थे। अब देखो बार्सिलोना ने इस पूरी गेम को डोमिनेट किया। अब डोमिनेट करने की वजह से ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल है कि आप डबल पिवट में खेले थे या सिंगल पिवट में खेले थे, क्योंकि आपने पूरी गेम डोमिनेट की। लेकिन कसाडो मेरे इस ख्याल में आपके मेन बंदे हैं, वहाँ पे एरिक गार्सिया का कोई काम बनता नहीं है पिवट पोजीशन के ऊपर। और अब गावी वापस आएंगे या ओल्मो वापस आएंगे, फ्रेंकी डियोंग ऑलरेडी वापस आ चुके हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि कसाडो आपके आप कसाडो को ही आपकी गेम्स जो है वो स्टार्ट करनी चाहिए गावी के साथ, स्पेशली अगेंस्ट बायर्न और अगेंस्ट रियल मैड्रिड। आप ज़्यादा रिस्क नहीं दे सकते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जो है ना फिजिकल खेलते हैं, बहुत जान मारकर खेलते हैं, तो मैं नहीं समझता कि उनको इतनी इंटेंस गेम में खिलाना चाहिए। अब आपको देखना कि आप ओल्मो के साथ स्टार्ट करोगे, साथ में आपके फ्रेंकी डियोंग होंगे, कसाडो होंगे या पैड्री होंगे, तो वो एक चीज़ देखने वाली है कि आप किस कम्बिनेशन के साथ उतरोगे। दूसरी चीज़ ये है कि पैड्री का गेम भाई वर्ल्ड क्लास गेम है। आज इनिस्टा ने रिटायरमेंट लिए फुटबॉल से, लेकिन पैड्री को देखकर लगता है कि एक और इनिस्टा हमें पैड्री की शक्ल में मिल गया। बहुत कमाल की गेम थी उनकी, पूरा गेम को कंट्रोल किया, पासेस फ्लॉलेस पासेस थे, गेम को कंट्रोल किया। और जब वो 1-1 सिचुएशन में आते हैं, जब उनको प्रेस किया जाता है, तो वो उस मोमेंट के ऊपर बहुत अच्छे तरीके के साथ खेलते हैं। उस मोमेंट को कैसे डील करना है पैड्री से अच्छा कोई नहीं जानता। रफीनिया का एक बहुत अच्छा गेम था, गोल भी स्कोर किया, और इस सीज़न में रफीनिया मतलब असिस्ट भी कर रहे हैं, गोल भी स्कोर कर रहे हैं, और आज उनको लेवेंडोस्की के पीछे खिलाया, तो एक बड़ी अच्छी गेम थी उनकी, बहुत मज़ा आया उनकी गेम देखकर। राइट साइड पे लामीन यमाल खेल रहे थे। देखो लामीन यमाल आपके प्रॉपर विंगर हैं, और जब लामीन यमाल खेल रहे होते हैं तो राइट फ्लैंक से ही सारी गेम बन रही होती है, या तो मिडफील्ड में अगर कुछ हो रहा हो तो हो रहा हो, कोई क्रिएटिविटी हो, अदरवाइज पूरी गेम राइट विंग से चल रही होती है। और आज भी यही हुआ, 1-1 सिचुएशन में लामीन यमाल बहुत अच्छे तरीके के साथ खेल रहे थे, और कुछ शूट्स भी उन्होंने बड़ी अच्छी ली, बड़े अच्छे चांसेस भी बनाए पासेस से, और एक बड़ी अच्छी एक डिसेंट गेम थी उनकी। और फिर लेवेंडोस्की ने 2 गोल स्कोर किए, हैंसी फ्लिक के अंडर बहुत अच्छा शाइन कर रहे हैं। एक टाइम पर लग रहा था कि लेवेंडोस्की जो है वो डिक्लाइन के ऊपर आ गए, लेकिन फ्लिक के अंडर उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। फिर उसके साथ भाई फर्रान टोरेस। अब फर्रान टोरेस के बारे में मैं क्या बात करूं यार, कि फर्रान टोरेस पूरी टीम के अंदर एक वो वाहिद प्लेयर थे जो जिनको मैं क्रिटिसाइज कर सकता हूं। इतना मौका मिल रहा है, इतना चांस उनको मिल रहा है, और वो हग रहे हैं हर गेम में, सॉरी टू से। और मुझे लगता है कि फर्रान टोरेस का टाइम बहुत शॉर्ट है, क्योंकि आज जो अच्छी चीज़ें और पॉजिटिव जो देखने को मिली वो ये मिली कि फ्रैंकी डियोंग आए, और उसके साथ आंसू फती भी खेलने को उनको मिला। तो जब आंसू फती, सबसे अच्छी चीज़ उनकी ये लगी कि वो बॉल के ऊपर काम थे, वो डेस्परेशन शो नहीं कर रहे थे। वो बॉल को बॉल के हिसाब से खेल रहे थे। वो ये नहीं कर रहे थे कि मैंने गोल करना है, मैंने मतलब जो उनका जब बॉल उनके पास आता था ना, तो जो वो बॉल के साथ बेस्ट कर सकते थे वो करके दिखा रहे थे, वो पासिस कर रहे थे, वो बॉल को आगे मूव कर रहे थे, तो वो एक बड़ी अच्छी चीज़ थी। अगर यहाँ से फ्लिक के अंडर आंसू फती अगले 2-3 गेम्स में अपने पाँव जमाने में कामयाब हो जाती है ना, तो फर्रान टोरेस मुझे टाटा बाइबल नजर आ रहे हैं, और वो आपको बेंच में देखते हुए नजर आएंगे, आपको बेंच में ही नजर आएंगे वो तो। आंसू फती का आना बहुत पॉजिटिव साइन है। फ्रैंकी डियोंग का जो है आना बहुत ही पॉजिटिव साइन है, और इस तरह आपकी बेंच स्ट्रेंथ बढ़ रही है, और आपको मौका मिल रहा है कि आप अपने मेन प्लेयर्स को रेस्ट कराओ। हेक्टर फोर्ड को मौका मिला, बहुत अच्छे नज़र आ रहे थे वो, 1-1 सिचुएशन में बॉल ऑन द बॉल बहुत अच्छे नज़र आ रहे थे वो। और अब शेजनी भी वापस आ जाएंगे, मतलब शेजनी उन्होंने वो भी ज्वाइन कर लेंगे टीम को, तो इनाकी पीनिया भी मुझे बेंच के ऊपर नजर आएंगे। तो अब आपका स्क्वाड रिवाइव कर रहा है, आपकी बेंच स्ट्रेंथ बढ़ रही है, और इससे मैनेजर के पास भी ऑप्शंस बनेगी, और प्लेयर्स को रेस्ट भी मिलेगा, और एक आपका कॉन्फिडेंस भी बनना शुरू हो जाता है। आप क्योंकि आपको रोटेशन करने में भी आसानी होती है जब आपके पास क्वालिटी प्लेयर्स होते हैं। ओसासुना के अगेंस्ट डिजास्टर देख लिया, लेकिन लर्निंग भी नजर आई, और अब आपने प्लेयर्स को आज रेस्ट भी कराया। अब अच्छी बात यह कि 3-4 दिन का रेस्ट है, संडे को हमारा गेम होगा अगेंस्ट अलावेस, तो आपके प्लेयर्स को रेस्ट भी मिल जाएगा, और आप फुल स्ट्रेंथ के साथ अलावेस के अगेंस्ट खेलोगे, और फिर उसके बाद इंटरनेशनल ब्रेक आ जाएगी। आई होप कि इंटरनेशनल ब्रेक के बाद आपके सारे प्लेयर्स सही सलामत वापस आ जाएं इंटरनेशनल ड्यूटी से, और उसके बाद जो आपके प्लेयर्स इंजर्ड हुए हैं जैसे ओल्मो और फर्मीन लूपेस, गावी, ये सब भी वापस आ जाएं, और तब तक शेजनी भी फिजिकली फिट हो जाएंगे, वो उनको गेम मतलब ट्रेनिंग भी अच्छी कर रहे होंगे, फ्रैंकी डियोंग भी प्रॉपरली अवेलेबल होंगे, तो उसके बाद आपकी बेंच स्ट्रेंथ भी अच्छी होगी, आपके पास अच्छे प्लेयर्स
जो हैं वो प्लेइंग 11 के लिए अवेलेबल होंगे, और फिर हमें सविया के अगेंस्ट खेलना है, बायर्न के अगेंस्ट खेलना है और क्लासिको खेलना है। तो आई होप कि बार्सिलोना का यहाँ से सीज़न अच्छी डायरेक्शन में जाता हुआ हमें नजर आए। गेम हमने 5-0 से जीत ली और 9th पोजीशन के ऊपर इस वक्त हम आ चुके हैं, थैंक्स टू 5 गोल्स जो हमने स्कोर किए। अभी बाकी गेम्स बाकी हैं, चैंपियंस लीग में कल और परसों गेम्स होंगी, उसके बाद से टेबल की सिचुएशन ज़रूर चेंज होगी, लेकिन एक बार्सिलोना के लिए एक अच्छा मोरल बूस्टर था। आपको ये गेम कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।